अगला टॉपिक शुरू होने जा रहा है और वो टॉपिक है हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है। सो व्हाट इज माइक्रो एनवायरनमेंट, इसके ऊपर हम फोकस करने जा रहे हैं। उससे पहले ये समझ लेते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट है क्या। तो भाई आओ जरा देखते हैं। माइक्रो एनवायरनमेंट में दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो इंटरनल फैक्टर्स जो विद इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स विच इज आउटसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और वो दोनों ही इंपैक्ट करते हैं वर्किंग ऑफ बिजनेस में। यहां लिखा है मैंने दोज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स विच एक्सरसाइज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन वर्किंग ऑफ बिजनेस। वो सारे फैक्टर्स चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, वो सीधा सीधा आपके बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट करते हैं, उसको हम लोग माइक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं। अब आओ इंटरनल फैक्टर्स को पढ़ते हैं, देयर आफ्टर फिर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को पढ़ने जा रहे हैं। इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं, आइए एक एक करके सारे फैक्टर्स निपटाते हैं। इंटरनल फैक्टर्स में सबसे पहला पॉइंट आ रहा है हमारा कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर का मतलब क्या, मैंने एक छोटी सी पिक्चर बनाई हुई है यहां पर कि किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे अगर आपने सुना हो नारायण मूर्ति के बारे में, इन्फोसिस, तो वहां पर ना बहुत ही क्लोज्ड कल्चर है। वहां पर सारे लोग लंच साथ में करते हैं, चाहे वो पियोन हो चाहे वो कंपनी का डायरेक्टर हो। तो गूगल में बड़ी ओपन पॉलिसी है, वहां पर स्लीपिंग रूम है, आपको जिस तरह से, वहां पे कोई ड्रेस कोड नहीं है, तो आप जिस तरह से आप आना चाहें उस तरह से आएं, आप जैसे काम करना चाहें वैसे काम कर सकते हो। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव अ डिफरेंट कॉर्पोरेट कल्चर। डिफरेंट कॉर्पोरेट कल्चर में तीन चीजें इंक्लूड होती हैं। उस कंपनी का वैल्यू सिस्टम क्या है, उस कंपनी का बिलीफ क्या है, उस कंपनी का एटीट्यूड क्या है। ठीक है ना, वैल्यूज क्या है, बिलीफ क्या है, एटीट्यूड क्या है ऑफ द फाउंडर एंड द टॉप मैनेजमेंट। फाउंडर के और टॉप मैनेजमेंट के एटीट्यूड्स क्या है, बिलीव्स क्या है और वैल्यूज क्या है, उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग डिसाइड होती है, उसके हिसाब से बिजनेस इफेक्ट होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? जैसे मैंने आपको इन्फोसिस का बताया और गूगल का बताया। आगे बात करते हैं मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स में क्या आता है? मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स में आता है बिजनेस फिलॉसफी क्या है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, उसका पर्पस ऑफ कंपनी क्या है, उसका मेन एम क्या है, उसके प्रायोरिटीज क्या है, स्ट्रैटेजीज क्या है। भाई लेट्स से धीरू भाई अंबानी ने यह सोचा था कि मुझे हर एक बिजनेस में घुसना है, हर एक बिजनेस स्टार्ट करना है और उसको पिनिकल ऑफ सक्सेस तक लेकर जाना है। उनकी प्रायोरिटी यह थी कि उनके शेयर होल्डर्स को कभी भी लॉस नहीं होना चाहिए। तो उस मिशन और उस ऑब्जेक्टिव पर वो काम कर रहे थे। टाटा का बिलीफ सिस्टम क्या है कि जो मेरे इंप्लॉइज हैं वो मेरे फैमिली सिस्टम जैसे हैं। मैं ना कभी अपने कस्टमर्स को चीट करूंगा, ना मैं कभी अपने इंप्लॉइज और शेयर होल्डर्स को चीट करूंगा। तो उनका बिलीफ सिस्टम अलग है। उनका बिलीफ सिस्टम ये कहता है कि फैमिली फर्स्ट, ठीक है ना, नेशन फर्स्ट। हो सकता है कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो, वो कहता होगा मेरा प्रॉफिट मेन एम है, मैं प्रॉफिट कमाने के लिए आया हूं इस इंडस्ट्री के अंदर, तो अब प्रॉफिट जैसे भी आएगा वैसे मेरे को बिजनेस चलाना है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के मिशन और ऑब्जेक्टिव्स उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग को डायरेक्टली इंफ्लुएंस करते हैं। तो तुम्हें अगर आंसर लिखकर आना हो जिससे मैम खुश हो जाए तो क्या होगा? तुम लिखोगे मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स के अंदर business philosophy, purpose of business, priorities and strategies of an organization directly influences the working of business organization। बस खत्म, इतना लिख कर आओगे, मैम हो या सर दोनों खुश हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। क्लियर है भैया? क्लियर? बढ़े आगे बढ़े, थर्ड पॉइंट पर आ जाए। टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या होता है? टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन है, डिग्री ऑफ प्रोफेशनलाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी क्या है, ये सारी चीजें मिलकर बनाती हैं टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। कितनी प्रोफेशनल कंपनी है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो कितने क्वालिफाइड हैं, जितने क्वालिफाइड होंगे, जितने प्रोफेशनल होंगे, उतना ही प्रोफेशनल उस ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग स्ट्रक्चर होगा। बात समझ में आ रहा है? तो टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब पावर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। पावर स्ट्रक्चर का बात अगर मैं करूं तो रिलेशनशिप कैसा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का और चीफ एग्जीक्यूटिव्स का, सीईओ का। दूसरा क्या बोला कि कितना सपोर्ट मिलता है शेयर होल्डर्स का और एम्प्लॉइज का टुवर्ड्स टॉप मैनेजमेंट विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। एक कंपनी जिसके शेयर होल्डर्स और जिसके एम्प्लॉइज बिल्कुल कंपनी के लिए खड़े हैं हमेशा,
तो उस कंपनी में टॉप मैनेजमेंट इजीली डिसीजंस ले सकता है। लेकिन ऐसी कोई कंपनी जहां पर एम्प्लॉइज और शेयर होल्डर्स कंपनी के मैनेजमेंट के अगेंस्ट हैं, वहां पर डिसीजन मेकिंग लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो पावर स्ट्रक्चर ऑल्सो डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द वर्किंग ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ में आ रहा है तुमको? क्लियर है एकदम? बढ़ जाए बबुआ बढ़े आगे। आते हैं कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी के बारे में। जिस कंपनी की इमेज बहुत अच्छी है उसको नया प्रोडक्ट लॉन्च करने में दिक्कत नहीं आती, उसको लोन आसानी से मिल जाता है, उसको सप्लायर्स आसानी से मिल जाते हैं, उसको मिडिलमैन आसानी से मिल जाते हैं। और जिस कंपनी की ब्रांड बहुत खराब है, इमेज बहुत खराब है कि पैसा मार लेगी ये वाली ब्रांड, तो उसके साथ ये सारी चीजें आसानी से नहीं होती हैं। तो अगर मैंने लिखा है बेटर ब्रांड इमेज लीड्स टू आसानी से फाइनेंस, इजी फाइनेंस, फॉर्मिंग अलायंस, आसानी से आपको अलायंस मिल जाते हैं, लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट आसान होता है, मिडिलमैन अलायंसेस मतलब क्या है, रिटेलर्स मिल गए, होलसेलर्स मिल गए, मिडिलमैन मिल गए इजीली। तो आपको अगर ब्रांड इमेज अच्छा है तो ये सारी चीजें आपके लिए आसानी होती हैं। अगर आपको कभी भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो इजी है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे टाटा ने जूडियो लॉन्च किया, आसान है। क्यों? क्योंकि टाटा ने लॉन्च किया है। बात समझ में आ रही? टाटा का ब्रांड इमेज बहुत अच्छा है। आगे बात करते हैं, लिखा क्या है, ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज में हम क्या चीजें देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स कितना कॉम्पिटेंस है, उसका वो मोरल में कैसा है, हाई मोरल है कि नहीं है, और मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज कैसा है। ये तीन चीजें बहुत वाइटल रोल प्ले करती हैं इन द सक्सेस ऑफ फर्म। अगर एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्कफोर्स है बहुत ही कॉम्पिटेंट है, उसको बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत स्किलफुल है और बहुत हाई इन मोरल है, खराब काम करने को तैयार नहीं है, जल्दी बिक नहीं सकते। तीसरा क्या है, मोटिवेटेड है काम करने के लिए, सक्सेस के लिए काम करना चाह रहे हैं, एक्सक्यूज मी। तो उस तरह के लोग, उस तरह का ह्यूमन रिसोर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बना सकता है। ठीक है, हम लोगों ने बात कर ली है सारे के सारे इंटरनल फैक्टर्स के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चा पार्टी एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर आते हैं, उसका नाम है कस्टमर्स। अब कस्टमर इज द किंग। पहले जमाने में लेट द कस्टमर बीवेयर होता था, आज की डेट में लेट द सेलर बीवेयर होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर कस्टमर, तुमने जरा से भी डिले किया, तुमने अच्छा सामान नहीं दिया, कस्टमर आज की डेट में स्विच हो जाएगा, फिर आने वाली पीढ़ी वो तुम्हारा सामान नहीं खरीदेगी। तो मैंने इसको की पॉइंट्स में डिवाइड किया है। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल अ कंपनी मस्ट अंडरस्टैंड एंड मीट द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इट्स कस्टमर्स। ठीक है ना, कस्टमर किस तरह के प्रोडक्ट की चाहत रख रहा है, अगर कंपनी वैसा ही प्रोडक्ट बनाकर दे देगी तो दैट कंपनी विल रिटेन देयर कस्टमर्स ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बात समझ में आ रही? कस्टमर की चाहत के हिसाब से सामान बनाओ, अपनी चाहत के हिसाब से कस्टमर को सामान मत बेचो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एकदम क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला एक्सटर्नल फैक्टर है हमारा कॉम्पिटिटर। अब कॉम्पिटिटर कौन होते हैं? कॉम्पिटिटर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर और दूसरा इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर क्या हुआ? लेट्स से मेरा नाम है सोनी, मैं सोनी की टीवी बनाता हूं, मेरा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन हो गया? एलजी भी टीवी बनाता है, मैं भी टीवी बनाता हूं, दोनों डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हो गए। इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स क्या है? मान लो मेरा पीवीआर सिनेमास है, और पीवीआर सिनेमास, भाई आजकल गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, लोग वाटर पार्क जा रहे हैं, तो वाटर पार्क जा रहे हैं इसलिए पिक्चर देखने नहीं आ रहे, तो वो मेरे इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर हो गए। पीवीआर सिनेमा और मैंने यहां पे एग्जांपल लिखा है अम्यूजमेंट पार्क का कोई सीधा लेना देना नहीं है, लेकिन लोग तो सेम है। जो अम्यूजमेंट पार्क जा रहे हैं वो पीवीआर नहीं जा रहे, जो पीवीआर जा रहे हैं वो अम्यूजमेंट पार्क नहीं जा रहे। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? तो कई बार जैसे होता नहीं है, कई बार आईपीएल चलता है, अभी आईपीएल चल रहा था, लोग जा ही नहीं रहे बाहर, लोग पीवीआर में पिक्चर देखने जाएंगे क्योंकि उनको लग रहा है यार घर में इतना एंटरटेनमेंट, आईपीएल चल रहा है, कौन जाए भाई साहब। क्लियर है कि नहीं क्लियर बात? वैसे आई एम अ थाला फैन, बाकी तुम लोग जितने किसकी और के फैन हो तो कमेंट सेक्शन में करके बताना, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, थर्ड एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर आते हैं और वो है सप्लायर्स। सप्लायर सबसे वाइटल रोल प्ले करते हैं बेटा। तो सप्लायर्स के बारे में बताया, हु सप्लाई रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स टू द कंपनी। सप्लायर्स कौन होते हैं? जो रॉ मटेरियल दे रहे हैं, जो कंपोनेंट्स दे रहे हैं टू अ पर्टिकुलर कंपनी। एक बिजनेस फर्म को एक से अधिक सप्लायर रखना चाहिए
टू कंट्रोल ओवर द क्वालिटी, टू कंट्रोल ओवर द प्राइस। अगर आपकी कंपनी का सिर्फ एक ही सप्लायर है और जिस दिन उसने चाहा वो अपनी सप्लाई बंद कर देगा और अपने प्राइसेस पर आपके साथ काम करना शुरू कर देगा और आपका बिजनेस जो है वो डगमगा जाएगा। तो सप्लायर्स के साथ क्या करना चाहिए कि आपके पास मल्टीपल सप्लायर्स होने चाहिए, सो दैट यू कैन बार्गेन विद द सप्लायर्स एंड नॉट सप्लायर शुड बार्गेन विद यू। आगे बात करते हैं, उसके बाद क्या लिखा है, मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज को मिडिलमैन बोलते हैं। मिडिलमैन मतलब होलसेलर्स, रिटेलर्स, ये सारे लोग। अब तुम्हें क्या है, तुम्हारे पास प्रोडक्ट है, इनके पास कस्टमर्स हैं और ये तुम्हारे और कस्टमर्स के बीच में लिंकिंग पिन का काम करते हैं, लिंक का काम करते हैं। बात समझ में आ रहा है? आप अपना सामान होलसेलर्स को बेचे, होलसेलर्स रिटेलर को और रिटेलर कस्टमर को बेच देगा। तो इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है और ये भी आपके बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। अगर जितना स्ट्रॉन्ग मिडिलमैन नेटवर्क होगा उतना ईज ऑफ सप्लाई आपके प्रोडक्ट यूनिट को मिलेगा। चलें बड़े, अब आते फाइनेंशियरीज। फाइनेंशियरीज का मतलब वो जिन्होंने तुम्हारे कंपनी में तुम्हारे प्रोडक्ट्स के ऊपर पैसा लगाया है। जैसे कौन कौन? जैसे शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स ने आपको पैसे लगाए हैं, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां से आपने लोन लिया है, वो डिबेंचर होल्डर्स जिनसे आपने फंड रेज किया हुआ है, और वो बैंक्स जहां से आपने लोन लिया हुआ है। ये चारों लोग भी आपके बिजनेस को सीधा सीधा गवर्न करते हैं, बिकॉज इनका सीधा कंट्रोल आपके बिजनेस के ऊपर होता है। शेयर, अगर आपने कुछ भी गड़बड़ किया, डिविडेंड नहीं दिया, शेयर प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं आपके मार्केट में, तो शेयर होल्डर नाराज हो जाएगा। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को टाइमली आपने रिटर्न नहीं दिया है, इंटरेस्ट नहीं पे किया है, देन दैट विल बी अ बर्डन ऑन यू। फिर आप बात आते हैं लास्ट में, जो कि है पब्लिक। और पब्लिक कौन कौन होती है? पब्लिक मतलब मीडिया, पब्लिक मतलब एनवायरमेंटलिस्ट, पब्लिक मतलब एनजीओस, पब्लिक मतलब लोकल कम्युनिटी। अब ये जो 4-5 लोग हैं, ये भी बिजनेस को सीधा सीधा इंपैक्ट करते हैं। हो सकता है इनका पॉजिटिव इंपैक्ट हो आपके बिजनेस के ऊपर, हो सकता है इनका इंपैक्ट आपके बिजनेस के ऊपर नेगेटिव हो। कितने बच्चों को वो केस याद है लखनऊ से थोड़ा दूर बाराबंकी के पास कुछ साल पहले ये बोला गया था, जो कि टेस्ट हुआ था लैब्स में, कि मैगी के प्रोडक्ट के अंदर लेड निकल रही है। लेड क्या होती है? जो वो पेंसिल्स के अंदर होती थी, ठीक है ना। टेस्ट हुआ। आप किसने टेस्ट किया? एक एनजीओ था जिसने टेस्ट किया, जिसकी वजह से मैगी को पैन इंडिया से अपने प्रोडक्ट्स को हटाना पड़ गया। तो दैट वाज अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ पब्लिक ऑन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ में आ रही? कितने लोगों को वो केस याद है? कमेंट डाउन करके दिखना, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इसके ऊपर एक फर्दर वीडियो बनाकर, मैगी की केस स्टडी बनाकर।